वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह हुई तो ये की आंखें पहले खुली, उसने यति की तरफ देखा जो आराम से सो रही थी। उसे सोते हुए छोड़कर एक बेड से उठा और फिर वॉशरूम में गया। वॉशरूम से बाहर आकर उसने अपना लोअर पहना और फिर जिम के लिए बाहर आ गया। उसके जाने के बाद ईटी की आंखें खुली और वह यक को ढूंढने लगी। बेड पर एक कोना पाकर वे समझ चुकी थी कि वे जिम गया होगा। मैं भी अपनी जगह से उठी और फिर बाथरूम में गई। आज उसने बहुत कुछ प्लान कर रखा था। शावर लेकर वो बाथरूम से बाहर आई और फिर कपड़े पहने ड्रेसिंग रूम में गई। अच्छे से तैयार हो गई, बाहर हॉल की तरफ आई। उसने बाहर हॉल में देखा तो इस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। अपनी कॉफी लेने वो किचन में आई तो उसने देखा कि शालिनी जी पहले ही किचन में मौजूद थी। वो अंदर आई और चुपचाप अपने लिए कॉफी बनाने लगी। उसे अपनी कॉफी खुद ही बनाना पसंद थी। किसी और की बनाई कॉफी उसे पसंद ही नहीं आती थी। उसे कॉफी बनाते देख शालिनी जी हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराई और उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, तुम अपने लिए कॉफी खुद क्यों बना रही हो? उनका सवाल सुनकर इति ने पहले तो हैरानी से उनकी तरफ देखा कि सच में शालिनी जी ने उससे ही सवाल किया है ना। मैं हल्का सा मुस्कुराई और बोली, किसी और के हाथों की बनी कॉफी मुझे पसंद नहीं आती। ऐसा ही होता है, जब हमें कोई चीज पसंद ना हो तो हम उसे इग्नोर करने लगते हैं या फिर अपनी जिंदगी से बिल्कुल बाहर ही निकाल देते हैं। साली जी ने वहीं से कहा। तब अब इति की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई और उनकी तरफ देखते बोली, हाँ ऐसा होता है, लेकिन हाँ कभी कभी जो चीज आपको पसंद ना हो उसे आप चाह कर भी अपनी जिंदगी से बाहर निकालना तो दूर अपनी आंखों से भी दूर नहीं कर सकते। ये भी जो आपको पसंद नहीं हो सकता है किसी और की जिद वो हो जुनून हो। अब शालिनी से मुस्कुरा कर बोली, हो सकता है, लेकिन किसी और की जिद हो और जुनून मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगर किसी चीज से मुझे नफरत है तो उसे मुझसे दूर जाना ही होगा। अपनी जिंदगी में रखना है तो दूर, उस चीज को मैं अपने आसपास ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कैसे किस चीज को किसी की जिंदगी से बाहर निकालना है मुझे अच्छे से आता है। कोशिश कर लीजिएगा, हो सकता है आप जो करना चाहे वो पॉसिबल हो, लेकिन फिर ऐसा कहीं ऐसा ना हो वह चीज आपको पूरी तरह से तबाह कर दे। एटीना को एकदम एक खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ और अपनी कॉफी में कप में से चम्मच निकालकर वहां से चली गई। शालिनी जी उसे जाते हुए देख रही थी। इस वक्त उनका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वे जिस चीज के बारे में बात कर रही थी वह चीज को यूं नहीं इति खुद थी और इति भी ये बात जानती थी कि उसे की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती। हालांकि उसकी जिंदगी में रहना तो वे खुद भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसका जाना और उसकी जिंदगी में रहना सिर्फ उसकी मर्जी हो सकता है। और कोई किसी और कोशिश उसे और की कोशिश उसे यक की जिंदगी से बाहर निकालना होगा तो वैसे भी कभी नहीं होने देगी। यक को उसे कहाँ और कैसे छोड़ना है ये सब वे अपनी मर्जी से करने वाले थे, ना कि किसी और की इच्छा से। वे कमरे में वापस आई तो यक जिम से आ चुका था और तैयार हो रहा था। शायद आज उसकी कोई इंपोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए वे ऑफिस जा रहा था। इति उसे देखते हुए उसके पास आई और बोली, तुमने मुझसे कहा था क्या तो मुझे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जा रही हो, लेकिन तुम तो उसने एक ही बिजनेस सूट की तरफ देखते हुए कहा, तो स्वीट हार्ट जितनी जल्दबाजी और एक्साइटेड तुम है शादी को लेकर उससे ज्यादा मुझे है, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं मेरी जिंदगी में जिन्हें मुझे हैंडल करना है, जिसमें मेरा बिजनेस भी शामिल है। यक ने खुद को परफ्यूम लगाते होगा, ना जाने क्यों उसकी बात इति को पिंच कर रही थी। उसे बुरा लग रहा था ये सुनकर कि यक की जिंदगी में उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, पर वे इस बात को मानना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यक की कोई बात उसे अफेक्ट कर सकती है। फिलहाल तो उसे उसके सामने बिल्कुल टिपिकली बीवी जैसा ड्रामा करना था। वो उसके पास आकर उसके सिरे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, क्या सच में तुम्हारी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी जरूरी तुम्हारा बिजनेस है? ये बात कहते वक्त उसकी आंखें यक की आंखों से मिली हुई थी। शायद उसे सच में इस बात का जवाब चाहिए था। यक की आंखें नजरें भी उसकी आंखों पर टिकी थी। उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुमसे जरूरी तो मुझे मेरी सांसें भी नहीं। जैसे ही थी ने यक का जवाब सुना उसकी धड़कन एकदम से बढ़ गई। उसकी सांसें गर्म होने लगी थी और तन बदन में एक अजीब सी सनसनी मचाने लगी थी। उसने यक से दूर होना चाहा, लेकिन यक ने एक बार फिर से खींचते हुए उसे अपने करीब गया और बोला, सिर्फ 2 घंटे बाद आ जाऊंगा मैं, अगर काम जरूरी नहीं होता तो नहीं जाता, लेकिन कुछ अर्जेंट है इसलिए जाना पड़ रहा है, पर 2 घंटे बाद तुम तैयार रहना। इतना में कहकर उसने उसके चेहरे को अपने बिल्कुल करीब कर उसके माथे को चुमा तो इति की मुठिया जो यक की शर्ट पर फंसी हुई थी वे और भी ज्यादा कस गई। ये गुस्से अलग हुआ और फिर अपना फोन उठाकर कमरे से बाहर चला गया और इति बस उसे जाते देखती रह गई। उसे अभी भी यक के हाथ अपनी कमर पर महसूस हो रहे थे। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा जहां लड़कों ने शोर मचा रखा था। वह दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, जब भी तुम मेरे करीब आते हो तो मुझे एक हो क्या जाता है, मैं जो फीलिंग महसूस नहीं करना चाहती वह ना चाहते हुए मेरे दिल पर कब्जा जमाने लगती है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये एहसास बिल्कुल नहीं चाहिए। शालिनी जी ने यक को जाते हुए देखा तो मुस्कुराई और बोली, मैं चाहती थी कि तुम उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और उस लड़की से शादी करो जिससे मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने तो मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। जब मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसे अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देती हूँ, और जब कोई इंसान पसंद नहीं आता तो इस दुनिया से बाहर निकाल देती हूँ। अब मुझे उस लड़की के साथ जो भी वो साथ भी वही करना पड़ेगा। कहते हुए उनके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन आ चुके थे। यक जा चुका था और अब शालिनी जी को एक मौके की तलाश थी। उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था कि उन्हें करना क्या है, बस जो वे करना चाहती थी उसके लिए उन्हें एक मौका चाहिए था। आयशा किचन में सबके लिए लंच की तैयारियां करवा रही थी। एक लंच के वक्त वापस आ जाने वाला था। इति ने भी अपने आदमी से बात कर ली थी। वे कुणाल रावत को वहीं पर मिलने वाली थी जहां यक उसे शॉपिंग पर लेकर जाने वाला था। अब वे कैसे मिलेगी इसका तो खुद उसे भी नहीं पता था, लेकिन कुछ ना कुछ इंतजाम तो वे करने ही वाली थी।
जब खाना तैयार हो गया तो आयशा और बाकी सर्वेंट वहां से चले गए क्योंकि अब उन्हें इंतजार था। ये रीति शालिनी जी के डाइनिंग टेबल पर आने का। कुछ देर बाद शालिनी जी और रीति डाइनिंग टेबल पर आई। इति ने घड़ी की तरफ देखा। 2 घंटे भी ही हो 2 घंटे होने ही वाले थे और 2 घंटे होने का मतलब ये वापस आ जाना। अभी भी 2 घंटे का कहकर गया है, इसका मतलब यही था कि पूरे 2 घंटे में वापस आ जाएगा। उससे 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। शालिनी जी ने एक नजर इति को देखा, फिर खाने की तरफ। डाइनिंग टेबल पर सजे हुए खाने को देखते उनके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उन्होंने सर्वेंट को खाना सर्व करने के लिए कहा। वहां पर सबके लिए अलग अलग डिश बनी हुई थी। शालिनी जी हेल्दी और कम स्पाइसी खाना खाती थी तो उनके लिए उन्हीं की पसंद का बना हुआ था। जबकि इति के लिए आज चीज चिली और फ्राइड राइस बने हुए थे। सर्वेंट ने पहले शालिनी जी को खाना सर्व किया और फिर इति का खाना इति को। जब शालिनी जी उस सर्वेंट की तरफ देख रही थी तभी इति की नजर शालिनी जी पर थी और उनके चेहरे पर ठहरी हुई डेविल स्माइल उसे चुभ रही थी। उसे कुछ ना कुछ गलत लग रहा था लेकिन ये नहीं समझ आ रहा था क्या कि गलत क्या है। शालिनी जी अपना खाना शुरू किया तो इति ने भी उनसे नजर हटाकर अपने खाने की तरफ ध्यान दिया। उसी वक्त ये गाया उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, और जब भी मैं आता हूँ तो आप लोग मुझे डाइनिंग टेबल पर ही मिलते हैं। लगता है आजकल यहाँ पर बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। कहते हुए उसकी नजर इति पर थी जिसने इस वक्त एक फुल स्लीव टॉप और जींस पहनी हुई थी। उसे पूरे कपड़े में देखकर एक हैरान भी था और इस समंजस में भी उसने आज तक हमेशा इति को सिर्फ टॉप शॉर्ट और स्कर्ट में ही देखा था। युग को वहां देख शालिनी जी के चेहरे पर परेशानी बढ़ने लगी थी। उन्होंने खाने की तरफ देखा जहाँ पर उन्होंने इति को यहाँ से ही नहीं इस दुनिया से बाहर निकलने के पूरे इंतजाम कर रखे थे। उसके खाने में जहर मिला हुआ था जिसे खाकर वह हमेशा के लिए की जिंदगी से चले जाने वाली थी। लेकिन अब युग को वहां पर आते हुए देख उनकी होश उड़ चुके थे। युग ने खाना खा लिया तो इति अपनी जगह से उठी और एक की तरफ देखते हुए बोली, हमें देर हो रही है, शॉपिंग पर जाने के लिए चले हम। मिस्टर हॉट काम डाउन स्वीट हार्ट, तुम्हें नहीं लगता शॉपिंग पर जाने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो? यज्ञ ने कहा तो इति ने खुद को संभाला जो यज्ञ को देखते हुए सच में एक्साइटेड हो चुकी थी। लेकिन एक्साइटेड शॉपिंग पर जाने के लिए नहीं बल्कि कुनाल नामर से मिलने की थी। यज्ञ ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस उसकी चेयर पर बिठा और बोला, पहले अच्छे से अपना खाना फिनिश करो, बाद में चलते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी। कहते उसने सर्वेंट की तरफ देखा तो सर्वेंट ने वही खाना जो उसने इति को सर्व किया था उसे भी सर्व करना शुरू कर दिया। इति हल्का सा मुस्कुराई और फिर एक बार फिर से अपना खाना शुरू करने लगी। लेकिन यज्ञ ने उसका हाथ पकड़ लिया। शालिनी जी की जो सांसें सूखने लगी थी। ये की प्लेट में वो खाना था जिसमें जहर मिला हुआ था। अगर उसने गलती से भी ये खाना खा लिया तो सोचते हुए इसके चेहरे पर पसीना आने लगा था और अगर इन अब इति को कुछ होता है तो ये उसे बचा लेगा। ये सब बातें सोच सोच कर उनका दिमाग खराब हो रहा था और वो उन दोनों को रोक भी नहीं सकती थी। उनके चेहरे पर भी उनके मन उनकी घबराहट साफ देखी जा सकती थी। लेकिन यज्ञ ने अब तक उनकी तरफ देखा ही नहीं था। उसने इति का हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, स्वीट हार्ट, जब मैं तुम्हारे सामने हो तो तुम अपने हाथों से कैसे खा सकते हो? कहते हुए उसने उसकी प्लेट में से खोक लिया और फिर उसे खिलाना शुरू कर दिया। अब वह इति को खिला रहा था और साथ ही साथ वो खुद भी खा रहा था। उन दोनों को नॉर्मल खाते हुए देख शालिनी जी के चेहरे पर हैरानी भरी एक्सप्रेशन आ रहे थे। उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जहर मिलाया था जिसकी वजह से अगर कोई उसके 2 चम्मच भी खा लेता तो शायद जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन उन दोनों ने तो पूरा खाना खत्म कर दिया था। आखिर ये कैसे हुआ? अब उसने तो खाना ही खाया भी नहीं जा रहा था। उन्होंने पानी पिया और अपनी जगह लौटकर किचन की तरफ चली गई। उन्होंने कंफर्म करना था कि उन्हें कहीं वे छूट तो नहीं गया। उन्होंने किचन में देखा जहाँ पर जिस बर्तन में चीज चिल्ली बनी थी वहां पर कुछ भी नहीं था। मतलब सारा खाना टेबल पर आया था। उनका पूरा दिमाग घूमने लगा था। उन्हें अपने प्लान फेल होने से ज्यादा इस बात को चिंता थी कि ये प्लान फेल हुआ कैसे। आखिर अगर इस बात की भनक यज्ञ को लग गई तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। वह भी सोच रही थी कि ये किचन में आया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, आपको कुछ चाहिए क्या मॉम? उसका सवाल सुन शालिनी जी रंग से मुस्कुराई और बोले, तुम्हें याद है क्या तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे साथ रहती है? मुझे तो लगा अब तुम्हें उस लड़की से फुर्सत नहीं। वह लड़की मेरी बीवी है मॉम, आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इसलिए उसे वह लड़की कहकर बुलाना बंद कीजिए, उसका नाम इति है। यज्ञ ने थोड़े सख्त भाव से कहा। शालिनी जी उसकी तरफ आई और बोली, मैं उस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। इतना कहकर मैं वहां से चली गई और यज्ञ बस उन्हें जाते देखता रहा। उसने किचन के अंदर देखा, मुस्कुराते हुए बाहर आ गया जहाँ इति बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। न जाने कैसे अब तक उसने इतना सब्र कर लिया था। अब उसे जल्दी से जल्दी यज्ञ के साथ बाहर शॉपिंग के लिए जाना था और उसको ना रावत से मिलना था। उसे देखते हुए एक मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई और वो बोला, चलो विराट। कहते हुए उसने अपना हाथ इति की तरफ बढ़ाया था तो इति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और दोनों बाहर आ गए। गाड़ी स्टार्ट होते ही यज्ञ ने एक बार फिर से इति का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। इति ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो यज्ञ ने उसे देखा। लेकिन फिर इति को ध्यान आया कि उसे फिलहाल यज्ञ के साथ प्यार से पेश आना है तो उसने भी उसके हाथों में अपनी उंगलियां उलझा दी। उसे यूं ही एक पल में बदलते देख यज्ञ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोला, प्यार तो मुझे तुम्हारी मासूमियत से हुआ था लेकिन तुम्हारी ये शरारतें भी कम खा दिलाना नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ कुणाल रावत अपने आदमी के साथ मैक्स मॉल में खड़ा था। उसके आदमी ने उसे बताया था कि इति उसे मिलने के लिए वहीं पर आएगी। वह अपनी गाड़ी में बैठा उसके आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर बाहर की तरफ से आती हुई जो गाड़ी वीरान गाड़ी पर गई, जिसके नंबर से ही देखकर पता चलता था कि उस गाड़ी का मालिक कौन है। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, जिसे वह बर्बाद करना चाहता था। बिल्कुल इसके पास बर्बाद होने के लिए आ रहा था। उस गाड़ी में से ये और रीति बाहर आए और फिर लिफ्ट से होते हुए मॉल के अंदर चले गए। रीति की नजर अपने आसपास घूम रही थी। उसे कुछ ही दूरी पर अपना आदमी दिखाई दिया, जिसे उसने कुणाल के साथ मीटिंग फिक्स करवाने के लिए कहा था। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये जोश के साथ ही चल रहा था। उसकी नजर उसके चेहरे पर गई तो वो उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, कुछ ज्यादा खुश लग रही हो तुम। खुशी तो होगी ही, शादी जो हो रही है हम दोनों की, ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कुराहट एकदम फेंकती है, कहकर वो अपना हाथ छुड़ाकर आगे की तरफ बढ़ी। ये उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ड्रामेबाज। वे दोनों एक स्टोर पर आए थे जो कि ब्राइडल स्टोर था। इति ने स्पेशली उसे उसी स्टोर पर आने के लिए ही बनाया था। वह जानती थी कि अगर वो उसे अपनी पसंद के स्टोर पर लेकर जाएगी तो वहां पर यज्ञ उन सब चीजों से खींच जाएगा और फिर उसे कुछ वक्त अकेले में मिल जाएगा। जिसे भी कुणाल से मिल जाएगी। दोनों स्टोर में और वहां पर सेल से गलाई और इति को ब्राइडल लहंगे, चूड़ा और बाकी सब सामान दिखाने लगी। ये बड़ा स्टोर काफी बड़ा था, जहाँ पर काफी एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव डिजाइनर लहंगे थे। शादी में तो इति को रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वे शॉपिंग इस तरह से कर रही थी जैसे वे सौदे शादी नहीं उसका कोई ख्वाब हो। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। अब ये एक्साइटमेंट कितनी झूठी कितनी सच्ची थी वे तो खुद जाने लगी। उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, चाहे नकली से, लेकिन इति के चेहरे पर जो खुशी थी वो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। ये इति यज्ञ की तरफ देख रही थी। उसने सोचा था कि उसे लहंगे, चूड़ियां ये सब खरीदते देख ये खींच जाएगा और उसे कुछ देर अकेला छोड़ देगा। लेकिन वो तो शॉपिंग में उससे भी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा था। हर एक चीज बहुत ही ज्यादा बारीकी से चेक कर रहा था और हर एक चीज का कस्टमाइज करवाते हुए सिलेक्ट भी कर रहा था। बाकी सब चीजें तो सिलेक्ट हो चुकी थी, लेकिन इति को कोई लहंगा पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि शादी में कोई उसे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी लहंगे के टाइम पर वह बहुत ज्यादा चूजी हो रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीजें उसे इफेक्ट कर रही, आखिर उसे कौन सा ये सब कुछ पहनना है। लेकिन फिर भी वे अपनी पसंद पर अड़ी हुई थी। एक की नजर एक लहंगे पर थी जो अभी तक उस सेल्स गर्ल ने नहीं दिखाया था। उसने सेल्स गर्ल से वह लहंगा दिखाने के लिए कहा और उसे देखते ही थी कि आंखों में चमक आ गई। और वह चमक यज्ञ को कैसे छुप सकती थी। उसने इति की तरफ वो लहंगा बढ़ाया और उसे देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट प्लीज इसे ट्राई करके दिखाओ ना। उसकी बात पर पहले तो इति ने उसे घूर कर देखा, लेकिन फिर अचानक ही मुस्कुराते हुए उसने उसके हाथों से लहंगा लिया और ड्रेसिंग रूम में चली गई। ड्रेसिंग रूम में आते ही उसने लहंगा एक तरफ फेंका और फिर ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग रूम में अपनी नजरें घुमाने लगी। मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसे लगा था कि शायद यहाँ पर कोई रास्ता होगा और वे कुणाल से मिलने चली जाए, लेकिन ड्रेसिंग रूम का सिर्फ एक ही दरवाजा था और उसके बाहर ये खुद खड़ा था। वे बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने लहंगे की तरफ देखा और अजीब से एक्सप्रेशन बनाने लगी। उसे शादी में भी इंटरेस्ट नहीं था और इन सब चीजों में भी नहीं, पर वे लहंगा उसे अच्छा लग रहा था। उसने उसे दोबारा उठाया और पहनकर देखने लगी। अभी वे लहंगा पहनकर अपने ब्लाउज की डोरियां ही बांध रही थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। वे एकदम से चौंक गई। उसने दरवाजा अच्छे से बंद किया, लेकिन जब उसने युग को मुस्कुराते हुए देखा तो समझ गई कि अगर के लिए उसे खोलना मुश्किल नहीं रहा होगा। वे अपनी डोरियां बांधने की कोशिश कर रही थी और यज्ञ की नजर उस पर थी। उसकी खुली पीठ उसके सामने थी। वैसे तो उसकी भीड़ पर ना जाने कितनी ही बार यज्ञ ने अपने प्यार भरे सांस दिए थे, लेकिन आज थी कुछ अलग ही लग रही थी। पहली बार यज्ञ ने उसे इंडियन वेयर में देखा था। उसकी खूबसूरती में लहंगा चार चांद लगा रहा था। दरवाजा बंद कर वे अंदर की तरफ आया तो थी गार्डन में से उसे देखते हुए बोली, तुम अंदर क्यों आए? ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। यह कहने में से ही उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। इति ने भी अपनी नजरें उसके चेहरे पर टिकाते बोली, लेकिन मुझे तो तुम्हारी मदद चाहिए ही नहीं। कहते हुए अभी भी अपनी डोरियां बांधने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ दर्द होने लगे थे, लेकिन डोरियां अभी भी नहीं बंद हुई थी। यज्ञ ने उसके हाथों में से भी डोरियां ली और उन्हें खींचकर इति को अपनी तरफ किया। तो इति की पीठ ने जो करवट ली वे उस पर यज्ञ बुरी तरह से घायल हो गया। उसकी वे सुराही से गर्दन और गोरी पीठ यज्ञ को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। अगर उसका बस चलता तो भी पूरा लहंगा उतार कर उसके हर एक चीज से पर अपने होठों से प्यार करता। उसकी वे गहरी नजर खुद पर पा गई। इति की भी सांसें गहरी हो रही थी। यज्ञ ने उसे देखते हुए एक नजर उन्होंने अब उन डोरियों को बांधते हुए उसकी पीठ पर डाली और फिर डोरियां बांधकर उसी गर्दन पर झुके अपने होठ रख दिए। तो धीरे एक बार फिर से अंगड़ाई सी ली। उसके सिमटती हुई पीठ पर यज्ञ ने अपना हाथ रखा और उसको उंगलियों से सहलाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही। उसके यूं कहने पर इति की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। आज तक उसने यज्ञ को अपने लिए तारीफों में हॉट सेक्सी जैसे वर्ड सुने थे, लेकिन आज पहली बार उसने उसके लिए खूबसूरती शब्द इस्तेमाल किया था। उसकी तरफ देख ही रही थी कि यज्ञ ने एक बार फिर से उसकी पीठ पर अपने होंठ रखे। उन्हें अब उनकी पीठ पर चलाते हुए उसकी पूरी पीठ को चूमने लगा तो इति की मुठ्ठियां अपने लहंगे पर कस गई। उसके धड़कनों ने और भी ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया। उसे कुछ कुछ हो रहा था जैसे पूरी शरीर में एक्सीडेंट से दौड़ रही। इस तरह से उसे चूमने पर वह पूरी तरह से अपने होश खो रही थी। उसकी पीठ को चूमते हुए ये उसकी गर्दन की तरफ आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके होठों को चूमने लगा। इति ना ही पीछे हट पाई और ना ही उसे रोक पाई। कुछ देर वहीं हुई खड़ी रही और फिर कुछ पलों बाद खुद बखुद इस किस में इन्वॉल्व हो गई। वह भी यज्ञ को रिस्पॉन्स देने लगी। उसके हाथ जिसमें लहंगे को पकड़ बीच रखा था वे खुल गए और यज्ञ की कमर पर आ गए। धीरे धीरे उसके हाथ यज्ञ की पीठ पर आ गए और यज्ञ के हाथ कभी उसके चेहरे पर तो कभी उसकी पीठ पर चलने लगे।
हर बढ़ते पल के साथ उनके किस और भी ज्यादा डीप और इंटेंस होती जा रही थी। कुछ पलों बाद यज्ञ ने इति को छोड़ा क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इति की सांसें घुट रही है। उसके छोड़ने पर इति को होश में आया वे अब तक कैसे इतनी ज्यादा डीपली यज्ञ को किस कर रही थी। वे कुछ कह रही उससे पहले यज्ञ उसके होठों पर अपनी उंगलियों से सहलाते हुए बोला, आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है, लेकिन अगली बार जब तुम इस लहंगे को पहनोगी तो मैं सिर्फ उन होठों को लाल नहीं करूंगा, तुम्हारे पूरे जिस्म को अपने होठों से लाल करूंगा। उसका यूं कहना एक बार फिर से इति के रोंगटे खड़ा कर गया। ये वो अपनी बात कहकर ड्रेसिंग रूम से बाहर चला गया और इति अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को ही संभालती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी भी हुआ क्या। दोनों इतने ज्यादा सॉफ्ट और काम कभी नहीं होते थे और इस वक्त यज्ञ का जो लहजा था वे बहुत ही अलग था। वे हमेशा अपनी जिद पूरी करता था, अपनी ईगो के लिए इति के साथ जबरदस्ती भी करता था, उसे परेशान करता था, तंग करता था, लेकिन उसे इस तरह से सॉफ्टली किस वे बहुत कम करता था। उसने एक नजर खुद को आईने में देखा, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। खुद को यूं देखकर वह हैरान हो रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झटकाया और बोली, तुम ये सब क्या सोच रही हो, यू जस्ट हेट दैट मैन। उसने हमने तुम्हारा इस्तेमाल करने की सोची थी, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और बदले में तुम्हें सिर्फ उससे नफरत करनी है, अपनी दुश्मनी को निभाना है। नथिंग एल्स कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने लहंगे को उतारकर एक बार फिर से अपने पुराने कपड़े पहन लिए। वह बाहर आई और यज्ञ को ढूंढने लगी, लेकिन उसे यज्ञ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यही वक्त था जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलाश थी। वे जल्दी से उस लहंगे को पैक करने का बोलकर उस ब्राइडल स्टोर से निकल गई और सीधा वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम में जाकर उसने अपना फोन निकाला और अपने आदमी को फोन किया। कुछ ही देर में कुणाल रावत उसके सामने खड़ा था और इस वक्त दोनों वॉशरूम के पास बने हुए कॉरिडोर पर थे। कुणाल रावत उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, उस दिन तुम जितनी खूबसूरत लग रही थी आज उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, मानना पड़ेगा। ये की चॉइस एकदम परफेक्ट है। उसकी बात सुनकर इति मुस्कुराई और बोली, हाँ तुम उसकी तारीफ करने तो नहीं आए होंगे, मानना पड़ेगा जितनी तुम खूबसूरत हो उतनी ही ज्यादा समझदार भी। उसकी तारीफ सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो उसे बर्बाद करने में। कुणाल ने कहा। तो इति की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो क्या प्लान है तुम्हारा? प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे साथ के हाथ क्यों मिलाना चाहती हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? क्योंकि तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम दोनों के बीच बहुत प्यार है। और अब तो यज्ञ ने अपनी शादी की अनाउंस भी कर दी है। शादी के अनाउंसमेंट की बात सुनकर इति की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। सच में उसने उन दोनों की शादी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। उसे हैरानी हो रही थी। वे मुस्कुराई और बोली, मुझे खुद नहीं पता कि हम दोनों की शादी हुई है या नहीं हुई, मैं सिर्फ उससे नफरत करती हूँ। और इस नफरत का कारण कुणाल ने पूछा। इति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई मेरे साथ खेलने की कोशिश करता है तो उससे उतनी ही ज्यादा नफरत भी होती है। यज्ञ ने अपने खेल में मुझे मोहरा बनाने की कोशिश की और इस वजह से मैं उससे नफरत करती हूँ। मुझे बस उससे बदला लेना है। कुणाल मुस्कुराया और बोला, इंटरेस्टिंग। अब तो 3 दिन बाद तुम दोनों की शादी होने वाली है। कहीं शादी होने के बाद तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग जाग गई तो? उसकी बात सुनकर अदिति हंसने लगी थी। वो उसे देखते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके दिल में मेरे लिए जो भी हो, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। पर ये नफरत कभी प्यार में नहीं बदल सकती। कहते हो तो उसके चेहरे के बाल थोड़े से सख्त हो चुके थे। कुणाल मुस्कुराया और बोला, तो ठीक है, कि जब हम दोनों का मकसद एक है तो हम दोनों का एक होना तो बनता ही है। कहते हुए उसने अपनी नजर इति पर डाली। उसकी नजरों की गहराई इति को खुद पर महसूस भी हुई। मैं कुछ कहती उससे पहले कुणाल ने उसके कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो। कहते हुए उसकी नजर इति के सीने की तरफ जा रही थी। उसे यूं अपने करीब महसूस कर इति के जबड़े कस चुके थे। उसने उसके सीने पर अपना हाथ रखा तो कुणाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल इति ने उसे जोर से धक्का दे दिया और बोली, बी अन योर लिमिट्स। ये वो बुराई से नफरत करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने करीब आने दूंगी। सोचने में बत, पर जब हम दोनों का मकसद है तो एक होने में बुराई क्या है? आखिर तुम्हें मेरी जरूरत भी है। कहते हुए कुणाल एक बार फिर से उसके करीब बढ़ा। उसके चेहरे पर बेशर्मी साफ देखी जा सकती थी। इति ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखकर बोली कि जितनी जरूरत मुझे तुम्हारी है उससे ज्यादा तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए अपने हाथों को और अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना, वरना ये जरूरत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। कहते हुए इति आगे की तरफ बढ़ गई। कुणाल ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस से खींच कर अपने खींच कर, लेकिन उससे कुछ दूरी बनाते हुए बोला, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। उसे यूं बदलते देख इतनी मुस्कुराई और बोले, गुड फॉर यू। इतना कहकर वे आगे की तरफ बढ़ गई। अब वे कुणाल से सिर्फ फोन पर बात करने वाली थी, क्योंकि वहां पर आई उसे काफी वक्त हो चुका था और किसी भी वक्त ये उसे ढूंढता हुआ वहां पर आ सकता था। उसे जाते हुए देख कुणाल के चेहरे पर एक डेविड स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, खूबसूरत लड़कियों के जलवे खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी होते हैं। उस दिन तो तुम्हें देखकर मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल हुआ था, लेकिन अब तो लगता है तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। जरूरत तो मुझे तुम्हारी बहुत है, लेकिन अब जरूरत से ज्यादा तुम्हारी हजरत है और इस हसरत को मैं पूरा कर रहूंगा। ऐती अभी कॉरिडोर से बाहर निकली ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर अपने हाथों से दबाव बनाते हुए बोला, कहाँ गई थी तुम? उन हाथों को इतनी महसूस कर सकती थी। वो एक की तरफ देखते हुए बोली, मैं बस, लेकिन उससे ज्यादा भी कुछ कहती उससे पहले यज्ञ ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिया और उसके होठों को बंद कर दिया, जिससे आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। इति एकदम हैरान रह गई, लेकिन ये हैरानी उसे यज्ञ की किस में नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हार्ड किस से हो रही थी।
यहाँ इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा वाइल्डली किस कर रहा था। वो उसे इस तरह से किस कर रहा था कि देखिए होठ बहुत ज्यादा दर्द करने लगे थे। उसके होठ से खून बह रहा था, लेकिन यको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अभी कुछ देर पहले जब दोनों ड्रेसिंग रूम में थे तो भी यज्ञ ने उसे किस किया था, लेकिन उस वक्त वे दोनों बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली किस कर रहा था, जिससे वे दोनों ही पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे। लेकिन अब वो जिस तरह से ईटी को किस कर रहा था, ईटी उस किस में इन्वॉल्व होने की बजाय गुस्से से उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जितना ही वो को खुद से दूर कर रही थी, उतना ही ये गुस्से करीब आ रहा था और उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए उसे दीवार से लगाता हुआ उस पर झुक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस वक्त ईटी पर अपना गुस्सा उतार रहा हो। ईटी के सांसें घुटने लगी तो उसने जोर से यक को धक्का दिया, जिससे वे लड़खड़ा गया। इतनी गुस्से से देखते हुए बोली, होश में भी हो तुम? ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? यह भी उसे गुस्से से गुस्से कर देख रहा था। उसका जवाब देने के बजाय उसने इति का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। मिस्टर होटियक ने इति को बहुत ही ज्यादा रॉकवार्डली किस किया था, जिसके बाद इति बुरी तरह से खींच चुकी थी। इति गुस्से से उसे देखते हुए बोली, होश में भी हो तुम? क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? यगन भी उसे गुस्से में देख रहा था। उसका जवाब देने की बजाय उसने इति का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। उसके इस तरह से खींच कर ले जाने से इति हैरानी से बस उसे देखती रही। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं यज्ञ ने उसके और कुणाल रावत के मिलने के बारे में तो पता नहीं लग गया। लेकिन अगर उसे कुछ ऐसा कुछ होता तो एक उसके सामने उसे बोलता, ना किस तरह रिएक्ट करता। वो उसे लेकर पार्किंग एरिया में आया और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन फिर गाड़ी की तरफ देखते हुए उसके जहन में कुछ पल ताजा हो गए। पिछली बार जब वे ईटी को शॉपिंग मॉल में लेकर आया था तो उन दोनों ने गाड़ी के बोनट पर भी रोमांस किया था, लेकिन तब ईटी भोली बारी और मासूम होने का इतना अच्छा नाटक किया था कि वे चीजें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब तो उसे उसका बोल्ड रूप देखने को मिल सकता था। उसे गाड़ी के सामने रुकते हुए देखकर बीती और भी ज्यादा हैरान हो गई। अभी कभी वे गुस्से में अंगारों की तरह जल रहा था और कभी अचानक और अभी अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अपनी जगह बना रही थी। उसकी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ मिस्टर होट, सब ठीक तो है ना? और उसके इतने प्यार से पूछा, उसने इतने प्यार से इसलिए पूछा क्योंकि उसे कंफर्म करना था कि कहीं यक उसके और कुणाल रावत के बारे में पता तो नहीं चला गया। उसका सवाल सुनकर यक मुस्कुराया और फिर उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींचते बोला, कुछ नहीं हुआ स्वीटहार्ट, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब कुछ होने वाला है। इतना कह करीब है उसे लिए बोनट को झुकने लगा था। उसे खुद पर झुकते हुए देखी थी भी खुद ब खुद नीचे की तरफ हो रही थी, लेकिन वह यक से दूर हो जाने के लिए हो रही थी। वहीं यक की नजर उसके होठों पर टिकी हुई थी। ईटी अब पूरी तरह से बोनट पर लेट गई थी। यक के उसके यक ने उसके होठों को अपने होठ रखे और उसे किस करने लगा। अभी कुछ देर पहले उसने बहुत ही ज्यादा वाइडली इति के होठों को चुमा था और उससे पहले बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वे में उसे किस किया था। लेकिन अब एक बार फिर से यक उसे सॉफ्ट किस कर रहा था। इति के होठ जो के वाइडली किस करते हुए पूरी तरह से फट चुके थे। अब यक उन्हें अपने होठों में लेकर हल्का हल्का चूम रहा था। उसके होठों को अपने होठों में दबा रहा था और फिर उन्हें हल्का सा प्रेस करते हुए छोड़ रहा था। उसके इस तरह करने से इति के हाथ जो यक को कुछ दूर करने की कोशिश कर रहे थे, वे धीरे धीरे उसके शर्ट पर कसने लगे और वे भी इस किस में इन्वॉल्व होने लगी। कुछ देर उसके होठों को यूं ही प्यार से किस करते रहने के बाद यक उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। वे अपने होठों से बहुत ज्यादा प्यार से उसकी गर्दन पर किस कर रहा था और बीच बीच में उसे लव बाइट भी दे रहा था। उसके ऐसा करने पर इति अब अपने हाथ उसकी पीठ पर ले जा चुकी थी और पूरी तरह से मदहोश होने लगी थी। हमेशा से ही यक की गरीबी उसे सब कुछ भुला देती थी और अब एक बार फिर से सब कुछ भूल कर यक में खो चुकी थी। वो सेडक्टिव वॉइस में मौन करते हुए बोली, इट्स फर्टिंग मिस्टर होट। उसकी वो सेडक्टिव सी आवाज सुनकर यक ने अपने होठों को उसकी गर्दन पर से हटा उसकी गर्दन पर देखने लगा तो उसके होठों से छोड़े हुए लाल नीले निशान उसकी पूरी गर्दन पर चमक रहे थे। उन्हें देखकर यक हल्का सा मुस्कुराया और फिर थोड़ा सा और नीचे झुककर और भी ज्यादा वाइल्ड होकर उसे किस करने लगा। तो इति और भी ज्यादा तेज आहें भरने लगी। दोनों इस वक्त पूरी तरह से गाड़ी के बोनट पर थे और गाड़ी के बोनट से ज्यादा उन दोनों की बॉडी गर्म हो चुकी थी। अब यक को खुद पर भी कंट्रोल टूटता हुआ महसूस हुआ तो वो इति को ऊपर से हट गया। उसे हमने खुद पर से हटते हुए देख उसकी तरफ देख रही थी। उसके हटने पर उसे जैसे हो रहा हैरानी हो रही थी, लेकिन शायद यक के इरादे कुछ और थे। उसने इति का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठाया और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर पीछे की सीट पर डाला और खुद के पीछे की सीट पर डालते देख इति हैरान हुई। लेकिन तभी उसका ध्यान यक के एक्सप्रेशन पर गया तो वह गहरी गहरी सांसें लेते हुए बना रहा था। उसे देखकर वे समझ चुकी थी कि यक का डिसऑर्डर एक बार फिर से उस पर हावी हो चुका था। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया, इसलिए उसे लेकर पीछे की सीट पर आया था। इति के बैठते ही उसने उसे हल्का सा पैरों से खींचते हुए पूरी तरह से सीट पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। इति अपनी खुली हुई बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन जल्दी उसकी आंखों में एक बार फिर से बंद हो गई। जब यज्ञ ने एक बार फिर से उसके होठों पर अपने होठों में से कब्जा कर लिया, वे एक बार फिर से पूरा पैशनेट होकर उसे किस करने लगा। उसके हाथ उसकी पूरी बॉडी पर चल रहे थे।
इतनी बुरी तरह से चौंक गई। मुस्कुराता हुआ यज्ञ एक बार फिर से उसके ऊपर से हटा, अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, कपड़े पहन लो स्वीटहार्ट, वरना एक बार फिर से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और पहले ही रात बहुत हो चुकी है और इस रात को मैं यहाँ पार्किंग एरिया में खराब बिल्कुल नहीं करना चाहता। कहते हुए पीछे की सीट से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और ड्राइविंग सीट पर आ गया। इति से घूरते हुए अपने कपड़े पहनने लगे और कपड़े पहनकर सीट क्रॉस कर आगे की सीट पर बैठ गई। यज्ञ ने गाड़ी पहले ही शुरू कर दी थी। कुछ देर बाद एमएल मेंशन यज्ञ और रीति अंदर आए। उनके पीछे ही सर्वेंट उन दोनों के सोफा लेकर मेंशन के अंदर आई। सालिनी की नजर थी फिर गई जो खुश लग रही थी। हालांकि वे खुशी बिल्कुल झूठी थी क्योंकि थी चढ़ाने के लिए ही इतना ज्यादा मुस्कुरा रही थी। उसने यह हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। यह अंदर की तरफ जाने लगा तो उसने उसका हाथ पकड़कर ही उसे रोका और उसके हाथ को चूमते हुए बोली, मिस्टर हो इतनी भी क्या चलती है, रूम में जाने की पहले अपनी मॉम को हमारी शॉपिंग तो दिखा दो। इस वक्त ये अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाते हो। एक तीर से दो निशाने लगा रही थी। एक तो साले ने जी बुरी तरह से जड़ाना और दूसरा ये को बाहरी रोक कर रखना क्योंकि उसे पहले ही कह दिया था कि वह घर जाकर कंटिन्यू करेगा और वो नहीं चाहती थी कि वे दोनों एक बार फिर से कंटिमेट हो। अभी कुछ देर पहले भी इतने ज्यादा सेडूस हो चुकी थी कि खुद ये को हार्ड होने के लिए कह रही थी। एक बार फिर से उसी तरह सेडूस नहीं होना चाहती थी लेकिन उन दोनों ने एक ही साथ उसके इरादों पर पानी फेर दिया। साली ने जी मुस्कुराते बोली, जब तुम इन कपड़ों को पहनोगी तो मैं ही तुम्हें सबसे पहले देखूंगी। वहीं यज्ञ भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अभी शॉपिंग तो डन हो चुकी है स्वीटहार्ट, लेकिन मुझे जो बीच में छूट गया था, पहले मुझे वेट कंप्लीट करना है। इतना कहकर उसने इति को अंदर ले जाना भी शुरू कर दिया। इति घूरते हुए उसे देख रही थी लेकिन उसकी नजरों का युग पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसे अंदर लेकर आया और दरवाजा बंद कर सीधा उसे बेड पर पटक दिया और खुद भी उसके ऊपर झुक गया। और इति उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम समझते क्या हो खुद को, कभी भी कुछ करने लग जाते हो। दूर रहो मुझसे स्वीटहार्ट, इस वक्त मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं होने वाला। अभी बहुत कुछ अंदर बाकी है जो बाहर आना जरूरी है। उसकी बड़बड़ मीनिंग बातें सुनकर इति और भी ज्यादा खींच गई। लेकिन अब तो क्या करने, उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिया उसे उसकी गर्दन पर चूमना शुरू कर दिया था। उसके होंठ अपनी गर्दन पर महसूस कर इति धीरे धीरे मधुस होने लगी थी। उसके हाथ जो यज्ञ के सीने पर उसे रोकने के लिए कसे हुए थे वो उसके कंधों तक चले आए और धीरे धीरे पीठ पर भी आने लगे। वो ना चाहते हुए भी कभी रोक कर ना मैं पहले कभी यज्ञ को रोक पाती थी और ना ही अब रोक पा रही थी। अभी तक उसकी घूरती हुई आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को लिपट कर किस कर रहे थे। हर पल के साथ उनकी किस भी पैशनेट होती जा रही थी। उन दोनों के कपड़े भी यज्ञ नीचे जमीन पर फेंक चुका था। एक बार फिर से यज्ञ ने इति पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। करीबन 3 घंटे बाद यज्ञ ऊपर से हट गया। इति अभी भी उसे घूर रही थी। यज्ञ मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम सेटिस्फाई नहीं हो क्या? तुम ना बात मत करो मुझसे, इति मुंह बनाते हुए बोली। इस वक्त ना ही उसे यज्ञ पर गुस्सा कर सकती थी और ना ही उसे किसी बात के लिए रोक सकती थी। इसलिए वो खींचती हुई रह गई। यज्ञ ने अपनी बाहों में भरा और बोला, ठीक है बात नहीं करूंगा, बस प्यार करूंगा। और वैसे भी अब तो ना तुम्हारी नजर में भी हम दोनों की शादी होने वाली है, तो अब ये सब तो हर रोज ही होगा। आखिर पति है तुम्हारा तो तुम्हारे प्यार करने का तो हक है पूरा, तो तुम्हें प्यार करने का तो पूरा हक है मेरा। उसकी आंखों में देखते हुए बोल रहा था। उसकी बात उसकी निगाहों ने इति के दिल में कुछ कुछ करना शुरू कर दिया था। वह बस उसकी तरफ देखती रह गई। यज्ञ ने एक बार फिर से उसके होठों को हल्का सा चूमा और बोला, अब सो जा, सुबह होने में भी कुछ वक्त ही बाकी है। वो कल से हमारी शादी की रस्में शुरू होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी की रस्में बुझी बुझी सी लगी। आई वांट एवरीथिंग परफेक्ट, कहते हुए एक बार फिर से उसके माथे को चूमा। वो उसे अच्छी तरह से बाहों में भर लिया। उसके करीबी उसका यूं बार बार से डूबना इति को एक अलग ही एहसास दे रहे थे जिन्हें मैं पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी, पर फिर भी वे कर नहीं पा रही थी। वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ये की आंखें बंद थी लेकिन वह महसूस कर सकता था इति की नजर खुद पर। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सो जाओ स्वीटहार्ट, मुझे मेरी बीवी की आंखों पर डार्क सर्कल बिल्कुल नहीं चाहिए, कहकर वो मुस्कुराए। और पहली बार इति की नजर उसकी मुस्कुराहट पर गई। उस पर उसका वो एक तरफ का तीखा सा दांत और पतले लंबे होठ, हल्की हल्की बियर्ड। आज पहली बार उसके लुक्स पर ध्यान दे रही थी। वो बिल्कुल परफेक्ट और जामिल लेवा। कुछ पल तो वो यूं ही से देखती रही जब एक बार फिर से बोला, सो जाओ ना स्वीटहार्ट, वरना मैं एक बार फिर से शुरू हो जाऊंगा और तुम फिर से मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगोगी। तो ये आंखें मुझे मदहोश होती हुई पसंद है, खुद को घूरती हुई नहीं। वह वापस होश में आई और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद करने के बाद एक मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, दिल की घंटी तो मैं तुम्हारी बजा के रहूंगा स्वीटहार्ट। अभी तो सिर्फ तुम्हारी नजर मुझ पर ठहरी है, बहुत जल्दी तुम पूरी तरह से मुझ पर ठहर जाओगे। उसने और भी ज्यादा उसे अपनी बाहों में कस लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन कुलाल रावत अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बार बार करवट बदल रहा था। उसकी आंखों के सामने सीधी का चेहरा और उसके लुक से जा ही नहीं रही थी। उसका एटीट्यूड से बात करना, जुबान से ज्यादा उसकी आंखों का बोलना और उसका भी गुस्सा उसे बार बार याद आ रहा था। उसे याद करते हुए उसकी बॉडी पर बिसना तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे याद करते वक्त किसी किसी फील हो रहा है। उसने अपना फोन उठाया और उसमें दिखे कुछ पिक्चर देखने लगा जो कि आदमी ने उसे ला कर दी थी। उसने ही अपने आदमी को इति की पिक्चर्स लाने के लिए कहा था क्योंकि वो सच में उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका था। अभी को हराने से ज्यादा उसके दिल में इति को पाने की हसरत पैदा हो चुकी थी। वो एक डेविल स्माइल चेहरे पर लाए हुए बोला, यह अवराय, अब मुझे तुमसे 2 चीजें छीननी है।
एक तो तुम्हारा रुतबा और दूसरा तुमसे तुम्हारा प्यार देखा था मैंने आज ही भी कैसे तुम उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसके साथ घूम रहे थे। तुम्हारा उसके इतना करीब होना तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता होगा, और जो चीज तुम्हारे लिए मायने रखती है वो मेरे लिए कैसे नहीं रखेगी। आखिर कहते कहते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। बस उसकी डेढ़ स्माइल लंबी हो गई थी। राजपूत हाउस अंगद अपने सोफे पर बैठा था और उसके हाथ में एक वाइन की बोतल थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो उसे आज इनकी ताजा खबरें बता रहा था। जैसे उसने बताया कि आज ही थी और कुणाल की मीटिंग हुई है तो अंगद जोर से हंसने लगा। कुछ देर यूं ही हंसते रहने के बाद वो एक बार फिर से वाइन पीने लगा और दो घूंट पीकर उस वाइन की बोतल को देखते हुए पता चला मैंने सही में झूम रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई कि मुझे डबल क्रॉस कर गई। पर कोई बात नहीं, अब मैं पूरे होश में आ चुका हूँ। अब न सिर्फ मुझे उस बड़ो बड़ा से वो डायमंड चाहिए बल्कि उस ईदी को भी। अब मुझे पूरा सबक सिखाना है कि उसका वजूद पहले ही मेरे सामने कुछ नहीं था और अब तो कुछ भी नहीं। वे हमेशा मेरा मोहरा थी और हमेशा एक मोहरा ही रहेगी। सुबह के 10 बजे अवॉर्ड मैंसन रात में देरी से सोने की वजह से अभी तक ये थी कि नींद नहीं खुली थी, लेकिन यह उठ चुका था और जिम भी होकर आ चुका था। प्रोटीन शेक पीते हुए अंदर आया और सोफा पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। उसकी नजर अपने लैपटॉप पर बनी हुई थी और उसी वक्त अंडा लेती हुई इति अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और एक की तरफ देखने लगी जिसने इस वक्त एक ट्राउजर पहना हुआ था और पसीने से उसका शरीर पूरा भीगा हुआ था। मैं अभी भी जिम से आया था और रात को ठंड होने की वजह से इति ने ऐसे ही बंद कर दिया था। उसकी वे गर्दन और इमर चेस्ट पर ठहरी हुई पसीने की बूंदें इति को दूर से भी साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त यह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, पर फिलहाल उसका सारा ध्यान अपने लैपटॉप पर था। उसने इति की तरफ देखा ही नहीं था और ना ही उसे पता था कि वे इति भी उठ चुकी है। उसी वक्त उसका फोन बजा और उसने कॉल रिसीव की। सामने वाला आदमी उससे कुछ बात कर रहा था जिसे वह सिर्फ सुन रहा था। कुछ देर उसकी बात सुनने के बाद वे ऑन कॉल बोला, मेरे पास डायमंड सेफ है पर अब मुझे वे जगह भी चाहिए और अगर मुझे उसके लिए कुछ डायमंड उसे देने पड़े तो मैं तैयार हूँ, पर मुझे वे जगह किसी भी हालत में चाहिए। तुम डील फाइनल करो और मुझे बताओ, मुझे जल्द से जल्द। कहते हुए उसने अपना चेहरा घुमाया तो उसकी नजर इति पर गई जो उसकी ये बातें सुन रही थी। यह मुस्कुराया और फोन पर बोला, बाद में बात करता हूँ कहकर सामने वाले की बात सुने बिना ही उसने अपना फोन काट दिया था। लेकिन ईदी के कानों में उसके बाद उसकी बातें अभी भी गूंज रही थी। यह अभी किसी जगह की बात कर रहा था। उसकी बातों का अंदाज बता रहा था कि सच में उसे प्रॉपर्टी चाहिए और उसके लिए वह डायमंड देने को भी तैयार है। ये बात उसे हैरान कर रही थी। उन डायमंड पर ईदी की भी नजर थी, लेकिन आज तक वे पता नहीं लगा पाई थी कि वे डायमंड यज्ञ ने छुपा कहाँ रखे हैं। लेकिन अपने लैपटॉप की तरफ देखा और फिर से बंद कर ईदी के पास आया। ईदी ने ऐसा बेहो किया जैसे उसने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं थी, पर यज्ञ पहले ही समझ चुका था। नकीती ने उसकी बात सुनी है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो पूरी तरह से कन्फर्म था कि चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन उन डायमंड तक नहीं पहुंच सकती। उसके पास आया, उसके पास उसके चेहरे पर झुक कर उसके माथे को चूमते बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। तो गुड मॉर्निंग मिस्टर हॉट, इति ने प्यार से कहा। उसके दिमाग में डायमंड जो चल रहे थे वहीं उसे इतने प्यार से बात कर लेते कि एक हल्का सा मुस्कुराहट और मन ही मन बोला, मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने इंसान से प्यार किया है या गिरगिट से। इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितने तुम बदलती हो स्वीट हार्ट। मन ही मन बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट लंबी हो चुकी थी और उसे मुस्कुराते हुए देख इति अब उसे घूरने लगी थी। मैं उसे देखते हुए बोली कि तुम क्या सोच रहे हो, कहीं तुम ये सोच रहे जो तुम सोच रही हो वो होगा कैसे। यज्ञ ने जवाब दिया तो इतनी हैरानी से उसे देखने लगी। वे तो सोच रही थी कि वे डायमंड तक कैसे पहुंच सकती है, लेकिन अगले ही पल यज्ञ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ तुम हम दोनों की शादी के बारे में ही सोच रही हो। सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, शादी के बारे में ही सोच रही थी। इतनी जल्दी से बोली। अब सच तो वे बताने से रही, लेकिन उसे हाँ भरते हुए देख के मन ही मन बोला, मैं तुम्हें क्रिकेट से कंपेयर कर रहा था, लेकिन अब लग रहा है क्रिकेट को भी तुम जैसा बनने में 10 जन्म लग जाएंगे, लेकिन फिर भी एक आधा रंग रह ही जाएगा। अब तुम क्या सोच रहे हो? उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए देख इति फिर से बोली। यज्ञ बोला, यही कि आज तुम क्या पहनोगे, क्योंकि आज कुछ खास है क्या? इति ने पूछा। यज्ञ हल्का सा उसके ऊपर हो चुका और उसे अपनी गोद में उठाते बोला, आज रात हम दोनों की एंगेजमेंट है और कल से शादी की सारी रस्में शुरू होगी। रस्में शादी इन सब के बारे में सुनकर इति बस यज्ञ के चेहरे की तरफ देखती रह गई। यज्ञ ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था और उसे बाथरूम में लेकर जा रहा था। वो उसे लेकर अंदर आया और शावर के नीचे खड़ा करते हुए बोला, कल तुमने जो स्काई ब्लू कलर का लहंगा लिया था, मैं चाहता हूँ तुम आज वही पहनो। कहकर भी उसकी गर्दन पर झुक गया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। शावर का पानी उन दोनों को भिगो रहा था। फिलहाल उन दोनों के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस कुछ पानी की बूंदें। उन दोनों के जिस्म की गर्मी फिलहाल उनके बदन पर यही था। उसके होठ अपनी गर्दन पर महसूस कर इति एक बार फिर से उसमें खोने लगी तो उसकी पीठ पर अपने हाथ चलाते हुए बोली, पर मुझे वे लहंगा बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने वे जबरदस्ती मुझे दिलाया, मैं नहीं पहनूंगी उसे। ठीक है मत पहनना। कहते हुए यज्ञ ने अपने होठ उसकी गर्दन पर से हटाए और उसके गालों को चूमने लगा। इति उसकी छूने में पूरी तरह से सह रही थी। उसके हाथ उसकी पीठ पर लगातार कसते जा रहे थे। उसे खुद पता नहीं चला वो यज्ञ के सीने पर चूमने लगी, लेकिन यज्ञ को हर एक पल हर एक चीज का एहसास था। जितने ज्यादा इति उसे चूमती
थी उतना ही ज्यादा वो भी मदहोश हो रहा था। पर शायद अब उसे थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना था। हालांकि अपने डिसऑर्डर के चलते उसे खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करता था। अभी कुछ देर में ही उसे एक मीटिंग के लिए निकलना था और अगर वे इन सब चीजों में बिजी हो जाता तो वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता। अब यज्ञ ने उसके होठों पर अपने होठ रखे और एक काफी लॉन्ग डीप किस करने के बाद उसके होठों से अपने होठ हटाकर बोला, बाकी रात में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तुम सावर लेकर बाहर आ जाना और नाश्ता कर लेना। मैं तुम्हें रात को एंगेजमेंट पार्टी में ही मिलूंगा। कहते हुए उसने अपना बाथरूम पहन लिया था। इति हैरानी से उसे देख रही थी। उसे लगा शायद एक बार फिर से उसके साथ इंटीमेट होगा, लेकिन वो बीच में उसे छोड़कर जा रहा था। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करने वाली थी। पर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि उसे कुछ अधूरा अधूरा महसूस हो रहा है। ये दरवाजे तक पहुंच चुका था, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसने पलटकर इति की तरफ देखा और बोला, रात को मैं उसी लहके के साथ मैचिंग आउटफिट्स पहनने वाला हूँ। अगर तुम्हारा मन करे तो पहन लेना, वरना और कुछ भी पहन लेना। मुझे सिर्फ एंगेजमेंट से मतलब है, बाकी मुझे तो तुम ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हो। कहते उसने एक नजर ऊपर से नीचे इति को अच्छे से देखा। इति ने उसकी नजर देखकर उससे घूरा, क्योंकि उसका मतलब इति के निकट होने से तो वे कुछ कहते उससे पहले ही एक मुस्कुराता वो बाहर चला गया। इति ने भी बुलाया और बोली, बहुत प्यार आने लगा है ना तुम्हें मुझ पर कुछ वक्त, और उसके बाद सबसे ज्यादा नफरत भी तुम मुझसे करोगे। जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ उससे भी ज्यादा। वे हमने जब तक नहाकर बाहर आई तब तक एक रूम से बाहर जा चुका था। इस वक्त एक अपनी गाड़ी में था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। वे फोन पर अंगद और कुणाल के बारे में बात कर रहा था। सामने वाला शख्स से बता रहा था कि उन दोनों की नजर इति पर बनी हुई और दोनों उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या, ऐसा करो उन दोनों की कोशिश को पूरा कर दो। उन्हें आज रात की एंगेजमेंट पार्टी के लिए इन्विटेशन भेजो और कहो कि यज्ञ ओबराय ने उनके लिए स्पेशल इन्विटेशन भेजा है। कहकर बिना सामने वाले की बात सुने यज्ञ ने फोन काट दिया। वहीं उसकी बात सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। तो कुछ देर बाद इति कमरे से बाहर आई और डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई। उसकी नजर पूरे घर में दौड़ रही थी। घर को अंदर से भी डेकोरेट किया जा रहा था। शालिनी जी जो पहले डाइनिंग टेबल पर बैठी थी उसे देखकर बुरी तरह से चिढ़ गई, क्योंकि पहले ही उनका मूड बहुत ज्यादा खराब था। घर में एंगेजमेंट की तैयारी होते देख उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपना खाना बीच में ही छोड़ा और डाइनिंग टेबल से उठ गई। इति मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ सासू, आपने खाना भी पूरा नहीं खाया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, या फिर कुछ जल रहा है? जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। शालिनी जी गुस्से से बोली। इति मुंह बनाते हुए बोली, ये इति मुंह बनाते हुए जल्दी से बोली, मैं तो बस चलन के बारे में पूछी थी। मेरा मतलब है इस उम्र में कैसी प्रॉब्लम हो जाती है ना कुछ लोगों को तो सीने में भी जलन होने लग जाती है। बस उसी के बारे में पूछ रही थी, पर आपको क्या लगा? शालिनी जी उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से देखा और फिर बिना कुछ कही वहां से चली गई। वहां से जाते हुए मन ही मन बोली, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे पंगा लो सको। ये वो तुमसे शादी क्या कर रहा है? बहुत पढ़ने का है ना तुम्हारे। कोई बात नहीं, जितना हवा में उड़ना है उड़ लो। ऐसा धरती पर उतारूंगी कि उड़ने की तो क्या चलने के लायक भी नहीं रहोगी। डोंट वरी सासू माँ, आपको इस शादी से प्रॉब्लम है ना, तो ये शादी तो मैं खुद भी नहीं होने दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको इतना बड़ा झटका दूंगी कि आप सिर्फ जलेगी नहीं बल्कि खाक हो जाएगी। कहते हुए मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान होटल के टॉप फ्लोर पर एक आलीशान रूम में यंग सोफे पर बैठा था। उसके सामने ही एक शख्स बैठा था। इस वक्त दोनों के चेहरे ही एक्सप्रेशनलेस थे। अधिक रायचंद जो उसके सामने बैठा था वो ये की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें ये जमीन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे उन कीमती डायमंड में से कुछ डायमंड देने पड़ेगी। ये मुस्कुरा और बोला, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे 2 दिन के अंदर ही करनी है। ओके फाइन। कहते हुए अधिक मुस्कुरा तो ये और अधिक दोनों ने अपने हाथ मिलाए। उसके बाद यज्ञ ने अपने हाथ खड़े एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने एक इन्विटेशन कार्ड यज्ञ को दिया, जिसे यज्ञ ने अधिक की तरफ बढ़ाया और बोला, ये मेरी एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे। इतना क्या कर बैग मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और रूम से बाहर जाने के लिए बढ़ गया। अधिक ने उस इनविटेशन कार्ड को देखा और उस पर लिखे नाम को पढ़ने लगा। ये वो रहा है और इति राजपूत। एक शाम के 6 बजे अमर मेंशन इति अपने रूम में थी। उसके नजर के सामने वे लहंगा रखा हुआ था जो यज्ञ ने उसे पहनने के लिए कहा था। स्काई ब्लू कलर का बहुत ही ज्यादा रॉयल लुक में वे लहंगा सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन इति को सिर्फ इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि वे यज्ञ की चॉइस थी और उसका दिल यज्ञ की चॉइस को अच्छा मानना नहीं चाहता था। उसे उस दरवाजा नॉक हुआ तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर आयशा खड़ी थी। आयशा को अपने दरवाजे पर खड़ी देखकर इति के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। उसकी तरफ देखते हुए बोली, आज तुम यहाँ कैसे हो? कुछ सुनने का मन कर रहा है या फिर देखने आई हो कि एंगेजमेंट पर मैं क्या पहनने वाली हूँ? आखिर तुमने भी कभी इस दिन के ख्वाब देखे होंगे। इति ने तजकसते हुए अपनी बात कही थी। आयशा मुस्कुराती हुई अंदर आई और बोली, अब मैं इतने ऊंचे ख्वाब कैसे देख सकती हूँ? आखिर हूँ तो यहाँ पर सर्वेंट की औकात से। उसकी बात सुनकर इति मुस्कुराई और बोली, बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ गई। चलो छोड़ो, जल्दी से ये बताओ कि यहाँ किस काम से आई हो। जहाँ तक मुझे पता है औकात तुम्हारी कुछ भी हो, लेकिन अपनी हरकतों से तुम बाज नहीं आ सकती। कहते हुए थी ड्रेसिंग की तरफ पलट गई और वहाँ पर रखी हुई ज्वेलरी देखने लगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले उसके लिए ज्वेलरी भिजवाई थी जिसमें बहुत खूबसूरत डायमंड सेट था। उसने डायमंड सेट को खोल कर देखा और फिर उसमें रखी हुई एक स्लिप भी देखने लगी। उसमें लिखा था, आई नो तुम्हें मुझसे
कौन से डायमंड चाहिए, लेकिन स्वीट हार्ट फिलहाल तुम्हें यही वाला डायमंड मिलेंगे, लेकिन हाँ इनमें कमी नहीं आने दूंगा और दूसरा डायमंड वक्त आने पर तुम ही संभाल लोगी। आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ एंड माई बेटर हाफ। उसे स्लिप को पढ़ते हुए इति के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। वो पीछे खड़े आयशा से बोली, अब बताओ क्या काम है, या यूं ही उठाकर यहाँ पर खड़ी रहोगी। कहते हुए पीछे की तरफ लट गई थी, लेकिन पीछे की तरफ देखती हुई वह हैरान रह गई क्योंकि अब आयशा वहां पर मौजूद नहीं थी। इति ने मुंह बड़ा बनाया और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, आखिर ये करने क्या आई थी, कहकर उसने अपना सर झटकाया और फिर एक बार फिर से उस लहंगे की तरफ देखने लगी। तभी एक बार फिर से दरवाजा नॉक हुआ। इति ने दरवाजे की तरफ देखा तो दो लड़कियां दरवाजे पर खड़ी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।